हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी का 2023 का क्वेश्चन पेपर जो आपका लास्ट हुआ था अगस्त में। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में आपने बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स कितने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। देखना है कि इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, या एक गलत है या एक सही है। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उनके विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से आपको अवगत करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए। शिक्षक का क्या काम बनता है कि जो भी अपने वो शिक्षार्थियों को सिखा रहा है उसमें वो क्या करे, उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी उनकी क्या करे, सुगम बनाए। ठीक है, और उनको तरह तरह की विविध परिस्थितियों में डालने में वो उसमें सक्षम हो सके। कारण दिया गया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जब एक विद्यार्थी एक शिक्षक से बातचीत करता है, उसमें इंक्लूड होता है बातचीत में, तो वो भी क्रिटिकली जो है सीखना शुरू कर देता है और क्रिएटिव भी हो जाता है। इससे क्या होता है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो अपने आप ही समृद्ध होने लग जाती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कि जो रीजन है वो अभी कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अगर आपको ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि समालोचनात्मक चिंतन का जो विकास है, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका प्राथमिक लक्ष्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों की जो विविधता होती है, ये क्वेश्चन में जो विविधता वाला है, ये बहुत बार अपने जो आपको पीछे क्वेश्चन पेपर मैंने 2 करवाया उसमें भी आया कि क्या करना है जब भी ये विविधता शब्द आ जाए तो आपने बिना देखे कहना है कि इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रति रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो विविधता को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, प्रभावी ढंग से बच्चा कब सीखेगा, जो अवधारणा होना चाहिए, जो आपका होना चाहिए, जो मेथड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जब सामान्य से विशिष्ट कोई सामान्य चीज है और सामान्य से अगर हम विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तब जो आपका अधिगम है वो प्रभावी ढंग से होगा, बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है अधिगम के दौरान आपकी योगदान नहीं देती? चार ऑप्शन दिए गए हैं। गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन और वर्गीकरण। आप देख सकते हैं कि जो अधिगम के दौरान ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? अगर आपने समस्या समाधान कौशल को अगर आपने बढ़ाना है तो आप क्या, इसमें आपको चार जो है आपको तरीके बताए गए हैं, आपको करना है कौन सा आपका करेक्ट है। देखिए, हतोत्साहित है, काट दीजिए। कठिन समस्याओं से प्रोत्साहित करने के लिए, इससे अच्छा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने अपॉर्चुनिटी दें और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर दें। ब्रेनस्टॉर्म करवाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको देखिए, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जरूर आप देखिए कि यहाँ ब्रेनस्टॉर्म आ गया तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? जो अनुभव जो होता है, एक्सपेरिमेंट लर्निंग होती है, वो किस पर बल देती है? तो वो आपकी जो बल देती है वो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देती है। आपके क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर जो आपके अनुभव है वो सबसे ज्यादा बल देते हैं, ना कि नियंत्रण पर, पूर्ण बल की भूमिका पर, किसी पर भी नहीं देते, इस पर देते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर कथन आ गया और फिर कारण आ गया है कि कथन है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी संलग्नता हो। बिल्कुल होनी चाहिए। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हो, सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों चीजें करेक्ट हैं और जो आपका रीजन दिया गया है वो अभिकथन की पूरी पूरी व्याख्या कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? आपका पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कोलैबोरेशन का बहुत यानी कि सहकर्मी सहयोग वाइगोस्की ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर वाइगोस्की का आ गया। आप समझ सकते हैं कि वाइगोस्की के सिद्धांत की कितनी इंपॉर्टेंस है।
वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक, जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, इनर स्पीच होती है, वो क्या होती है? तो वो होती है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। इज ए वे चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ लिया है, समझ के सीख लिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वाइगोस्की को जरूर पढ़ के जाएगा, और मैं भी आपको अपने शॉर्ट्स में वाइगोस्की के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। 4 वर्ष की जो अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, ध्यान से पढ़िए, एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? उसकी सोच की विशेषता क्या है? वो जीववादी चिंतन है, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग है। ये इसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके जीन पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन। शैशवावस्था में जो समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, तो जो आपका शैशवावस्था में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं हैं, जो यानी कि आपका विद्यालय होगा, सबसे पहले परिवार, फिर विद्यालय, पास पड़ोस, तो प्राथमिक जो है महत्वपूर्ण है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक जो संस्थाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वाइगोस्की आगे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की, आपके लिए जरूर करके जाइएगा। देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो भाषा विकास जो होता है आपके संज्ञानात्मक विकास को सुगम बना देता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विकसित होते ये नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको आगे मैं करवाती हूँ कोलबर्ग के बारे में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की उपेक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ये कोलबर्ग के जो है किस सिद्धांत के किस स्तर पर आता है? सॉरी, तो ये पारंपरिक स्तर पर आता है, कन्वेंशनल लेवल पर ये चीज कही जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इस पर करेक्ट है। आपको यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन जो है प्रदान कर सकती है। आपको यहाँ पर कारण दिया गया है कि सामाजिक संपर्क जो होता है वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल है, एक प्रमुख घटक है आपका, और ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। और जो आपका रीजन है वो आपके कथन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के लिए आकलन, ध्यान से पढ़िए। अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपको उसमें भी जो विद्यार्थी होते हैं उनको फीडबैक देना होता है, और जिसका उपयोग उस फीडबैक का यूज करके उसको उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किस आयु में जो बच्चे होते हैं वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल जो है शामिल हो? कब ये एज होती है? कब ये एज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ हटके ये सवाल है। तो 7 वर्ष की ऐसी एज होती है जब बच्चे जो होते हैं वो शब्दों के खेल में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। कैरल गिलिगन, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसके सिद्धांत की आलोचना करी है। आलोचना हम बहुत कम पढ़ते हैं, अब आप जरूर करके जाइएगा। किस 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 बिहाव पे उन्होंने आलोचना की? उनके नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, इस दृष्टिकोण से उनकी क्या की है, आलोचना की है। जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश जो है, जो किसी स्थिति के लिए एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? सेंट्रिज्म, यानी कि केंद्रीय जो है ऐसी स्थिति होती है जब सारी विशेषताएं जो है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की जितनी भी विशेषताएं हैं वो केंद्रीकरण पर हो जाती है, और हम उस एक पहलू पर, उस केंद्रीकरण जब कर लेते हैं उस एक पहलू पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उपेक्षा हम करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पर। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है? जब हमने उस चीज से उसको आगे बढ़ा दे तो वो त्वरण कहलाता है, एक्सेलेरेशन कहलाते हैं। हमने उनमें ऐसे पंप भर दिया है, लाइक ऐसे होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हर बार आते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है ये आप मुझे बताएंगे। डिस्ग्राफिया किसको कहते हैं? 21 का। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे तो 21 का ऐसे देना कि 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा, मैं आपको हार्ट दूंगी। ओके। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे होते, उन्हें चाहिए कि वे जो समावेशी कक्षा की तरह काम कर रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ क्या चाहिए होती है, ये आपको बताने। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो वो क्या हो कि एक तो पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, विविध आ गया है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की वो जांच करें और बाधा के रूप में नहीं देखना है, किसी भी चीज को बाधा के रूप में नहीं देखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ पर है? ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा बहुत अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मैं कहूँ तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंत्य व्यक्तिगत होती है, दर्शन शास्त्री की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर मूर्तिकार के पास कैसी होती है? दिक् स्थान की होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पेटियल बोलते हैं और इंट्रापर्सनल है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से सवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? सवलीनता वाले विद्यार्थियों की कौन सी विशिष्ट विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं? वो बार बार दोहराव करते हैं, बार बार रिपीटेशन करते हैं और आवर्ती व्यवहार रखते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई या तैरना। आपको बिल्कुल स्थूल बताना है, तो स्थूल इसमें क्या है? तैरना है। ठीक है, स्विमिंग जो है आपका ग्रोस मोटर स्किल है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो बाकी ये दोनों चीजें हैं गतिक कौशल से हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो किसका पालन करते हैं? ये शीर्षगामी यानी कि टॉप टू डाउन। ठीक है, और आंतरिक से आपके जो है बाहरी की और ये पालन करते हैं। ठीक है, ये जो आपका आपके जो विकास के सिद्धांत है उसमें अच्छे से दिया गया है। इसकी भी मैं शॉर्ट्स बना दूंगी ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो टॉप टू डाउन में जाते हैं और केंद्रीकरण होता है ये से इनर से आउटर की ओर होता है। ठीक है, इस तरह होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है डैश और जो सोच होती है वो कैसी होती है? देखिए, 2 क्वेश्चन को इन्होंने मिला दिया है, तो बहुत हद तक कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये। मैं कहूँ तो ऐसा ही क्वेश्चन अब आएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है। ठीक है, और जो सोच होती है वो कुछ हद तक आपकी आत्म केंद्रित होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है जिसमें आपकी वृद्धि होती है वो स्थिर होती है और जो सोच होती है वो आत्म केंद्रित होती है। लेकिन जब हम मध्य बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं, जो यहाँ पर आपकी वृद्धि हो जाती है वो आपकी जो होती है वृद्धि हो जाती है धीमी हो जाती है, और जो आपकी सोच हो जाती है थोड़ी बहुत तार्किक होनी शुरू हो जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? यहाँ 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उदाहरण जिस पर आप अपनी जो सोच है, आपके दिमाग में जो सोच आ रहा है और उस पर आप विचार करेंगे, जरूर करेंगे। तो ऐसा कौन सा आपका उदाहरण है? तो यह है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, हाउ वाज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ द वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए एक आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण विफलता हमें यहाँ पर बतानी है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 4 कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने जो पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण मतलब क्या होता है कि आप सेल्फ अंदर से ही आप खुद को आरोप कर रहे हैं, बाहरी आरोप इसमें कोई भी शामिल नहीं है, और उसमें आपकी विफलता भी जच रही हो, दिख रही हो। तो क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आप खुद को ही यहाँ पर दोष दे रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। तो अब आप पढ़ लीजिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां जो है गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के जो है कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा होता है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी विस्तृत करनी है और उनके अनुसार जो है हमने
व्यवहार को यहाँ पर हमने बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टीरियोटाइप का जो है क्वेश्चन आ गया है और ये दोनों ही सही हैं और इसको ये क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। जो आपका रीजन दिया गया है आपके अधिकथन को बिल्कुल बिल्कुल व्याख्या उसकी कर रहा है, क्योंकि देखिए जहां रीजन दिया गया उससे ये कथन निकल के आया है। ठीक है, चलिए इस तरह ये हमारा अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर वन जो है मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिया है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने आउट ऑफ 30 अपने मार्क्स जरूर जो है डिस्कस करने हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बिहार पे आप समझ सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, क्योंकि अब जो आपका पेपर है बिल्कुल नज़दीक है और अब मैं शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ। आप मेरे किसी भी शॉर्ट्स को मिस मत करना बिल्कुल भी। एक शॉर्ट्स में से मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा और मैं CDP का ही बनाऊंगी ज़्यादा और इंग्लिश पेडागोगी का, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है और आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने जो है इस चैनल को शेयर करना है। आगे आने वाले दिनों में जब तक आपका सीटेड नहीं होता आपको क्वालिटी जो है आपको दी जाएगी, क्वांटिटी भी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और क्वालिटी भी अच्छी दी जाएगी और कम समय में दी जाएगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।